आप इस वीडियो का इंट्रो देखो एंड अगर आपको ये इंटरेस्टिंग ना लगे तो आप इसे स्किप कर देना। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सारे आर्टिकल्स जो मैंने बिजनेस न्यूज़पेपर से पिक किए हैं। मैं सिखाना चाहता हूँ बाकी लोगों को कि बिजनेस न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ना है ताकि वो बुलशिट न्यूज़पेपर से हट करके बिजनेस न्यूज़पेपर्स पे आएँ और समझे कि क्या चीज़ें दुनिया में हो रही हैं और उनको फाइनेंशियली वो कैसे इम्पैक्ट करती है उनके सैलरी, इनकम्स, उनके बिजनेस, उनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कि ट्रंप ने वार्न किया है यूके और कनाडा को कि भाई चाइना से दोस्ती कर रहे हो तो वार्निंग दे रहा हूँ कि कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा निफ्टी में जो 100 कंपनीज हैं सब ने यहाँ पे लेबर कोड की वजह से बहुत कम प्रॉफिट इस बार रिपोर्ट किया है। तो लेबर कोड नया क्यों आया है, ऐसा क्या है कि इसने सारी कंपनीज के प्रॉफिट को कम कर दिया है। लिटरली आप देखो सारी कंपनीज ने रिपोर्ट किया है कि हमारा प्रॉफिट लेबर कोड की प्रोविजन की वजह से कम है। यूएस में एसईसी, जैसे इंडिया में सेबी है, यूएस में एसईसी है, उनका फ्रॉड केस अभी अडानी के लिए अगेंस्ट शुरू हो गया है और जब प्रोसीजरल इशू अभी उसमें रिजॉल्व हो गई है तो आगे क्या होने वाला है अडानी ग्रुप के लिए, वी हैव टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर वाइल्ड स्विंग्स आए हैं। सिल्वर 35% नीचे था कल, 35%, 20 साल में सबसे बड़ा ड्रॉप था ये, और गोल्ड का 40 साल का सबसे बड़ा ड्रॉप था, 14% नीचे था। ठीक है, तो ये क्रिप्टो बिटकॉइन की तरह कैसे चल रहा है भाई हमारा कमोडिटी, एक बार ये देखना है। और इंडिया और रशिया यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं SU-57, ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर है। तो क्या इंडिया में इसका प्रोडक्शन आ सकता है या अभी सिर्फ डिस्कशन चल रही है, क्या हो रहा है, वी हैव टू सी। एंड ऑयल यहाँ पे 6 महीने के हाईएस्ट प्राइस पे आ गया है, तो यहाँ से इन्फ्लेशन वगैरह की खतरा भी यहाँ पे बढ़ सकता है। और दूसरा क्यों आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस यहाँ पे ईरान पे अटैक कर सकता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं, इसीलिए ऑयल के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, इन्हें एनालाइज करना सीखोगे आप और क्या इनका मतलब है और क्या इनका इंपैक्ट है, बस दैट्स इट। अब स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ट्रंप ने वार्न किया है यूके और कनाडा को अगेंस्ट बूस्टिंग चाइना टाइज। सो ये तो इनके पड़ोस में हो गया, कनाडा इनका पड़ोसी है और यूके इनका वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज है। और इन दोनों ने अगर आपको देखो तो अभी जो स्टारमर है वो अभी चाइना में दिखाई दिए, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मिलने गए। आई थिंक 2017-18 के बाद मे बी सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर का दौरा होगा ये चाइना का यूनाइटेड किंगडम से। सो प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे कान खड़ा करके सुन रहे हैं सब कुछ, और उन्होंने वार्न किया ब्रिटेन और कनाडा को कि आप चाइना के साथ जो अपना ट्रेड बूस्ट मत करो। बहुत सारे वेस्टर्न लीडर्स हैं, उन्होंने विजिट किया है रिसेंट मंथ्स में, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत वॉलेटाइल हो गई है यूएस के साथ। तो एक बड़ा दूसरा जो इकोनॉमिक पावर है वो चाइना है, तो वहाँ थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। ट्रंप का कहना है कि बहुत खतरनाक है जो आप कर रहे हो यहाँ पे, एंड ज़्यादा डेंजरस है इवन फॉर कैनेडा कि वो चाइना के साथ बिजनेस करे। कनाडा जो है वैसे ही बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है, एंड आप चाइना को एज एन आंसर नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पे मार्क कार्नी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने भी यहाँ पे हाई प्रोफाइल विजिट की थी चाइना में। और यहाँ पे यूएस के बहुत सारे एलाइज है जो क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स को, ताकि यूएस पे कम रिलाय करना पड़े। तो यूएस पे अचानक से कोई रिलाय नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेड रिलेशंस कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डीपन हो रहे हैं। बीजिंग ने कहा कि यहाँ पे कनाडा जो है टैरिफ कम करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब यहाँ पे टेस्ला वगैरह को भी प्रॉब्लम होगी, राइट। अमेरिकन कार मेकर्स का मार्केट शेयर वैसे ही यहाँ पे BYD खाते जा रहा है। तो एकदम पड़ोस में यूएस के अब आपको चाइनीज़ गाड़ियाँ चलती हुई नजर आएंगी। और चाइना ने इंटर्न ऑफर किया है कि वो कैनेडियन कैनोला प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करेंगे और उस पर रिलैक्सेशंस लेकर के आएंगे। तो ट्रंप जिन्होंने डिस्क्राइब किया था शी जिनपिंग को, ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, एज अ फ्रेंड सजेस्ट किया कि कनाडा जो है इन्हें गिव अप कर देना चाहिए आइस हॉकी खेलना अगर वो डील करना चाहते हैं चाइना के साथ। तो फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू डू इज यू आर नॉट अलाउड टू प्ले आइस हॉकी एनी मोर, एंड दैट्स नॉट गुड, एंड कनाडा इज नॉट गोइंग टू लाइक इट। तो ट्रंप के रिश्ते तो देखो सबके साथ खराब हो चुके हैं। जितने ट्रेडिशनल यूएस एलाइज थे रिसेंट मंथ्स में, सबके साथ उन्होंने पंगे ले लिए हैं। एंड यहाँ पे ट्रंप ने ओपन किया है रिफ्ट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा पार्टली ओवर ट्रेड डिस्प्यूट्स। तो कहीं ना कहीं इन्होंने धमकी दी कि कनाडा को हम यूएस का 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने ग्रीनलैंड को किया वैसे ही उससे पहले कनाडा के बारे में बोला। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की वजह से कनाडा और यूएस के बीच के जो रिलेशंस है वो खराब हुए। अब बात करते हैं ईरान रिफ्यूजेस टू निगोशिएट विद यूएस अंडर थ्रेट। अब ये छोटा सा आर्टिकल है, इसे हम डिटेल में नीचे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले डिस्कस करेंगे कि यूएस SEC फ्रॉड केस चल रहा है अडानी के अगेंस्ट, एंड अब प्रोसीजरल इशू जो है रिजॉल्व हो चुका है, तो आगे ये केस अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऐसा है जैसे इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी।
जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। अब इन्होंने क्या किया है, सर्व किया है गौतम अदानी को विद अ सिविल फ्रॉड लॉसूट, और ये अलाउ करेगा रेगुलेटर के केस को अगेंस्ट इंडिया सेकंड रिचेस्ट पर्सन। तो ये केस किस चीज का है ये भी डिस्कस करेंगे भैया। तो यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो फ्राइडे फाइलिंग हुई है ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में। एसएससी और यूएस बेस्ड लॉयर्स जो थे अडानी और इनके नेफ्यू सागर अडानी के, इन लॉयर्स ने एग्री किया कि एक्सेप्ट करेंगे एसईसी के लीगल पेपर्स को, और यहाँ पे यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जो निकोलस है इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन हाउ द डिफेंडेंट्स शुड बी सर्व। तो 90 दिन का टाइम मिलने वाला है अडानी को रिस्पॉन्ड करने के लिए इस नोटिस के अगेंस्ट, और यहां पे कहा गया है कि आपने सिक्योरिटीज लॉ ब्रेक किया है। अब इन्होंने नियम क्या तोड़ा है, ये यूएस का एलिगेशन है कि इन्होंने यूएस के सिक्योरिटीज लॉ को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक स्कीम बनाया जिसमें इन्होंने पे किया या तो प्रॉमिस किया कि ये पे करेंगे हजारों करोड़ रिश्वत में भारत सरकार के ऑफिशियल्स को, जिससे बेनिफिट मिलेगा अडानी ग्रीन एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं ये जो है इनका कहना है ये इलीगल है और ये यूएस के रूल्स को तोड़ता है। तो दोनों जो डिफेंडेंट हैं वो इंडिया में है, और एसएससी ने रिपोर्टेडली कहा कि भैया बहुत डिफिकल्टी आ रही है इनको सर्व करने में विद लीगल पेपर्स। अब यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने रिलेटेड क्रिमिनल केस जो है यहाँ पे फाइल किया नवंबर 2024 में अगेंस्ट अडानीज और सेवरल अदर डिफेंडेंट्स। तो कोई पब्लिक डेवलपमेंट्स नहीं आई है इस केस में फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल हो चुके हैं। तो वी हैव टू सी कि अब आगे क्या होता है। अडानी ग्रुप ने भी फाइनली एक बड़ा लॉ फर्म हायर कर लिया है यूएस में, सो मे बी आगे ये चीज़ें जो है सेटलमेंट पे जाके खत्म हो जाए। ये एक पेनल्टी पे कर देंगे 3-4 हज़ार करोड़ का या 5,000 करोड़ का, और इसके बाद ये मामला सेटल हो जाएगा जैसा यूएस में होता है। अगर आप देखोगे ये एक चीज़ ऐसी है जो बड़ी कॉमन रही इस बार रिजल्ट में। इस बार जो लेबर कोड आया इसके वजह से सारी कंपनीज ने कहा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम आया लेबर कोड की वजह से। अब मैं 1-2 कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवर थर्ड मतलब 1/3 100 में से 33 कंपनीज जो है टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, उन्होंने एडिशनल प्रोविजन बनाया कि इनका खर्चा बढ़ने वाला है वेजेस और सैलरी की वजह से, न्यू लेबर कोड की वजह से, जो इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्होंने शो भी किया। और जो 38 कंपनीज है 100 में से जो निफ्टी 100 इंडेक्स का पार्ट भी है, इनका टोटल जो प्रोविजन है खर्चे का, खर्चा हुआ नहीं है, प्रोविजन है 12,971 करोड़ का, मतलब 13,000 करोड़ का Q3 FY26 में। अब कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका प्रोविजन बहुत बड़ा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, इन्होंने तो वन टाइम प्रोविजन बना लिया एडिशनल एक्सपेंसेस के जो न्यू लेबर कोड है उसके लिए, और इसे एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस दिखाया अपने क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एचडीएफसी बैंक्स ने दिखाया इसे एडिशनल एक्सपेंस एनएलसी प्रोविजन से इन क्वार्टरली पीएनएल, इसकी वजह से इनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। अब बहुत सारी कंपनीज ने कोई एडिशनल प्रोविजन बनाया ही नहीं न्यू लेबर कोड रिलेटेड एक्सपेंसेस का अपने Q3 FY26 रिजल्ट्स में, और कहा कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, अभी हमें भी नहीं पता। अब बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिनका सैलरी वेज एक्सपेंसेस बहुत बड़ा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये उन कुछ कंपनीज में से एक है जिन्होंने अभी तक इसका प्रोविजन नहीं बनाया है। तो जो एडिशनल प्रोविजन एक्सपेंसेस है वो है ऑन अकाउंट ऑफ न्यू लेबर कोड। 7.7% ऑफ दिस कंपनी जो है इनका कंबाइंड एम्प्लॉय एक्सपेंस अराउंड 2.1% ऑफ देयर ओवरऑल वेरिएबल एक्सपेंस है। और 38 कंपनी जो बिजनेस स्टैंडर्ड सैंपल में रिपोर्ट की गई, इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस था 1.66 ट्रिलियन रुपीज Q3 FY26 में, और नॉन फिक्स एक्सपेंसेस थे कितने, 6 ट्रिलियन रुपी। तो यहाँ पे 6 ट्रिलियन जो नॉन फिक्स एक्सपेंसेस है, और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो 1.6 ट्रिलियन रुपीज आ रहे हैं। एंड काफ़ी बड़े बड़े प्रोविजंस बनते हुए नजर आए। स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज जो है, टॉप आईटी कंपनीज, इन्होंने अपने प्रोविजंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया। तो प्रोविजन क्या हो गया, वो खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ मेरा इस साल 10,000 करोड़ खर्चा होना है इस चीज़ पे, तो उसको मैं अभी ही प्रॉफिट से कम कर दे रहा हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनीज को जब आप कंपनीज को एनालाइज करते हो ना, कैश फ्लो देखो, क्योंकि स्टेटमेंट्स में तो कितने बड़े प्रोविजन बन सकते हैं, कितनी बड़ी लायबिलिटीज बन सकती है, आप आने वाले इनकम को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप कैश फ्लो को स्टडी करो। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो आपको इसका इफेक्ट नज़र ही नहीं आएगा ये प्रोविजन का। देखोगे कि हाँ ठीक है, रियल पिक्चर क्या है, कितना कैश आया प्रॉफिट में, कितना ऑपरेटिंग से आया, कितना फाइनेंसिंग में हुआ, क्या हुआ इन्वेस्टमेंट में, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टडी करते हैं, ना कि पीएनएल स्टडी करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एनएलसी प्रोविजन जो है ये 45.2% है कुछ कंपनीज का, जैसे कि एलटीआई माइंड ट्री,
ठीक है। एंड इंडिगो वगैरह जैसी कंपनीज में इनका भी बहुत बड़ा जो वेरिएबल है वो चला गया किसमें, इसी प्रोविजन में। तो कंपनी से जब स्टडी किया उन्हें लगा आगे इतना खर्चा बढ़ सकता है, तो एक प्रोविजन बना लिया। इन कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई असर नहीं आया है, ये सिर्फ एक प्रोविजन है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इससे डिक्लाइन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या डिक्लाइन हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ना कि इनका रियल प्रॉफिट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग होता है और जो रियल प्रॉफिट है जो कैश फ्लो से आप निकाल सकते हो वो अलग है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, वो है गोल्ड और सिल्वर के बारे में। गोल्ड और सिल्वर ने सबको हिला दिया है, ठीक है, ये तो हम लोग देख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर प्लंज कर रहा है, वाइल्ड स्विंग्स यहां पे आ रहे हैं और रिकॉर्ड लॉसेस आए हैं मेटल मार्केट्स में। गोल्ड का सबसे बड़ा स्लाइड आया पिछले 40 सालों का, और सिल्वर ने भी रिकॉर्ड इंट्राडे डिक्लाइन पोस्ट किया है। रिकॉर्ड रिवर्सल बताया जा रहा है इसे अपने ऑल टाइम हाई से। गोल्ड 12% से भी ज्यादा स्लंप हो गया और $5,000 पर आउंस तोड़ चुका है जी, और बिगेस्ट इंट्राडे डिक्लाइन है सिंस 1980s से लेकर के अभी तक। सिल्वर 36% नीचे आ गया, रिकॉर्ड इंट्राडे डिक्लाइन था क्योंकि सेल ऑफ जो है ये ब्रॉडर मेटल मार्केट्स तक भी पहुंच गया। कॉपर 3.5% गिर गया लंदन में। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक से शुरू हुआ और बाकी सारे मेटल्स पे भी इसका इफेक्ट देखने को हमें मिला। तो फ्राइडे का जो सेल ऑफ आया ये सबसे बड़ा शॉक है टू द रैली और आउटडूइंग, अगर आप देखोगे तो स्लम्प इन अक्टूबर। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या बताया जा रहा है, सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है डॉलर को। इनका ये कहना है कि डॉलर में ना अचानक से बड़ी तेजी आ गई। अच्छा, डॉलर में अचानक से तेजी क्यों आ गई, डॉलर तो कमजोर हो रहा था। तो डॉलर में तेजी इसीलिए आ गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए नॉमिनेट कर दिया। इनका नाम है केविन वॉश, और ये जो है ना ये काफी बड़े क्रिटिक रहे हैं अभी जो एग्जिस्टिंग फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उनके। तो इनके आने की वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसीज होंगी उससे डॉलर को फायदा होगा और डॉलर मजबूत होगा। तो डॉलर क्या होता है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को अभी अकाउंट करता है, ठीक है, फ्यूचर को लेके अभी रिएक्ट करता है। तो आगे क्योंकि होने वाला तो डॉलर अभी से ऊपर जाने लग गया। जब डॉलर ऊपर जाने लग गया तो अब जो भी कमोडिटी खरीदते हो ना, गोल्ड सिल्वर, वो डॉलर में खरीदते हो, तो अब आप सेम डॉलर से कम कमोडिटी खरीद पाओगे। तो कई लोगों का कहना है कि इसका एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब डॉलर ऊपर जाता है तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आता है। तो यही होने लगा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस इसीलिए नीचे आने लगे, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कहना है। अब ये टफेस्ट ट्रेडर्स रिगार्ड करते हैं वॉश को एज टफेस्ट इन्फ्लेशन फाइटर अमंग द फाइनलिस्ट। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अंडरपिन करेगा डॉलर को और वीकन करेगा ग्रीन पैक प्राइस बुलियन को। तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड और जितने भी मेटल्स हैं जो डॉलर बैक्ड है, डॉलर से डिनोमिनेटेड है, वो अब कमजोर होंगे, ये कहना है सारे एनालिस्ट का, और यही उनका मानना है जिसकी वजह से ये चीज नजर आ रही है। तो ट्रंप ने जो अनाउंस किया है ये डिसीजन, ये डॉलर पॉजिटिव है और प्रेशियस मेटल नेगेटिव है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप इनवर्स है। डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड सिल्वर गिरते हैं, डॉलर गिरता है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी देखिए, सबसे पहले तो जो प्रेशियस मेटल है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। जब कोई चीज़ 400% बढ़ जाती है ना, तो इसका 30-40% ऊपर नीचे आ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। सिल्वर जैसे चीज़ की, जो सिल्वर हमेशा अपने टॉप से 80-90% डिक्लाइन होता ही है, ठीक है। सिल्वर इज दैट कमोडिटी। तो वैसे भी आप देखोगे तो ये सेम वही पैटर्न फॉलो करेगा और मे बी फिर से 80-90% जाके डिक्लाइन होगा। तो वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीम है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी इन्होंने बताया। देखिए ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी इतनी ज़्यादा अगर किसी के पास है। तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है और इनका कहना है कि ये इतना पहुंच गया जितना लेट 1970s में था। और जो ड्रामेटिक मूव्स है वो दिखा रहे हैं कि रिजेक्शन पॉइंट आ चुका है गोल्ड और सिल्वर का सेपरेटली, लेकिन ये कभी मैच नहीं किया इन्होंने अपने 1979 के रैलीज को, जहाँ पे सिल्वर वर्सेस गोल्ड मार्क्स एंड ऑफ हिस्टोरिक रैली इन प्रेशियस मेटल्स एंड इट्स टू अर्ली टू से। मतलब कि अभी भी अगर आप देखोगे ना तो इट्स टू अर्ली टू से, अभी भी यहाँ से कुछ भी हो सकता है यहाँ से गोल्ड सिल्वर बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे आ जाए। एनालिस्ट जो है वो अभी भी कंफ्यूज है और डिवाइडेड है। तो कहीं ना कहीं जो बंदा इस टाइम पे बैठा हुआ है एनालिस्ट को सुन रहा है, उससे ज्यादा कंफ्यूज्ड और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। और ऑयल यहाँ पे एक इंडिकेटर बन गया है। ऑयल किस चीज का इंडिकेटर बन गया है, हम तो खुद ऑयल के प्राइस को चेक करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो ऑयल इंडिकेटर बन गया है इस टाइम पे कि यूएस जो है ईरान पे अटैक करेगा या नहीं करेगा। यस, ऑयल यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑयल यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। ऑल्दो ऑयल की सप्लाई घट नहीं रही है, नहीं, ऑयल की सप्लाई लगातार बढ़ रही है, ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ रही है लेकिन वो आप तक पहुंचेगी या नहीं, इस बात की टेंशन है। जी हाँ, कैसे, क्योंकि
ईरान जैसा कि हम जानते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे कंट्रोल करता है। एक बहुत ही नैरो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है जो सी से कनेक्ट करता है, अरेबियन सी से हमारे पास हम लेकर के आते हैं मुंबई वगैरह, हमारे जो पोर्ट पे ऑयल आते हैं। तो इंडियन ओशन में भी अगर जाना है, अरेबियन सी में भी जाना है, तो आप ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूज करोगे जहाँ पे यहाँ ईरान है और ये इसे कंट्रोल करता है, जो बहुत ही नैरो पॉइंट है। अब यहीं से दुनिया का 25% 20 to 25% ऑयल सप्लाई होता है और नेचुरल गैस भी सप्लाई होता है, 20 से 25% ग्लोबल। तो क्योंकि आप कितना ही ऑयल प्रोड्यूस कर लो, आपके कस्टमर तक पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, कस्टमर ज्यादा पैसा दे करके भी ऑयल लेगा, राइट। तो ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई में कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम आ सकती है अगर यूएस ने इन्वेड कर दिया या अटैक कर दिया ईरानियन फोर्सेस पर। तो ब्रेंट क्रूड क्या है, जो नॉर्थ सी से क्रूड आता है, वो ब्रेंट क्रूड है। और एक है यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, WTI बोलते हैं इसे, ये वो है जो यूएस से आता है। ये गिरा है $65 65.39 डॉलर पर बैरल पे आ गया है, और ब्रेंट क्रूड आ गया है $70.64 पर बैरल पे। और यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कैलकुलेट कर रहे हैं एक्शंस अगेंस्ट ईरान, क्या एक्शंस किए जा सकते हैं, क्या टारगेटेड स्ट्राइक किए जा सकते हैं, और इसके वजह से सप्लाई डिसरप्शन के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो यूएस और ईरान जो है वो सिग्नल कर रहे हैं विलिंगनेस टू एंगेज डायलॉग में, लेकिन तेहरान ने फ्राइडे को कहा कि इनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी टॉक्स। तो मीनवाइल यूएस ने स्ट्रेंथन किया अपने मिलिट्री पोजीशन को, मिडिल ईस्ट में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इन्होंने पहुंचा दिया है, एंड नए सैंक्शंस भी लगाए हैं टारगेटिंग 7 इरानियन नेशनल्स एंड एटलीस्ट 1 एंटिटी। ऑयल प्राइसेस जो है ऑन ट्रैक है फॉर द बिगेस्ट मंथली गेन्स इन सेवरल इयर्स, एंड ब्रेंट क्रूड सबसे बड़ा मंथली जंप दिखा चुका है जनवरी 2022 से लेकर अभी तक। यस, अब डॉलर भी बढ़ रहा है, राइज इन द डॉलर फ्रॉम 4-year लोज। इसके वजह से क्या हुआ, इस वीक प्रेशर आया ऑयल के दाम पर, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व, यहाँ पे नए फेडरल रिजर्व जो आ रहे हैं, इन्होंने आने से पहले काफ़ी कुछ मैं कहूँगा अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। एक मार्केट ने इनके तरफ से चीज़ें अनाउंस कर दी है कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो एक स्ट्रॉन्गर डॉलर जो है वो लिमिट कर सकता है डिमांड को फ्रॉम ऑयल बायर्स पेइंग इन अदर करेंसीज। राइजिंग यूएस क्रूड आउटपुट अगर आप देखोगे आफ्टर शटडाउन्स एंड कजाकिस्तान नियरिंग रिजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन, ये भी चेंज ऑफ सेंटिमेंट ला सकता है। तो मैं कह रहा हूँ सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली क्रूड ऑयल का सप्लाई एम्पल है। वेनेजुएला कह रहे हैं कि भाई इनका ऑयल आ सकता है मार्केट में। इसके अलावा अगर ईरान पे इन्वेट कर दिया तो ईरान का ऑयल भी बाद में आ जाएगा, क्योंकि इन पे सैंक्शंस हट जाएंगे। बट इस टाइम पे जो सप्लाई चेन इश्यूज आ सकते हैं, इसकी वजह से दुनिया भर में पैनिक है और क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब इंडिया और रशिया यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ऑफ Su-57 फाइटर जेट्स। यस, अब डिस्कशन है, ठीक है, दिस इज नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज कि अब ये शुरू होने वाला है, बट यहाँ पे टेक्निकल डिस्कशंस चल रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल है कि हम जॉइंट प्रोडक्शन कर पाए 5th जनरेशन सुखोई Su-57E फाइटर जेट का इन इंडिया। एक टॉप रशियन एरोस्पेस ऑफिशियल ने क्लेम किया है वेंसडे को, ठीक है, इंडिया की तरफ से नहीं, और इंडिया की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया है इस पर। तो हम लोग एडवांस स्टेज में है टेक्निकल नेगोशिएशंस के ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन आवर एक्सपीरियंस डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कोऑपरेशन जो कई दशकों से चल रहा है वो आगे कैसा चलने वाला है। तो रशिया ने स्टैटिक डिस्प्ले पे लगाया था अपने लेटेस्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, एंड यहाँ पे क्लेम किया है कि पार्टीज डिस्कस कर रही है कि क्या लाइसेंस प्रोडक्शन भी हो सकता है Su-57 फाइटर्स का इंडियन फैसिलिटीज में, जहाँ पे हम लोग Su-30 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मैक्सिमम यूज है इंडियन इंडस्ट्री का और इंडियन सिस्टम्स का, वो यहाँ पे किया जाएगा। तो इन-डेप्थ स्टडीज के बारे में होगा, एंड जो प्राइवेट इंटरफैक्स एजेंसी है उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है यूएसए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में फॉर प्रोडक्शन ऑफ सुपरजेट 100 रीजनल जेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे यूएसए क्या करेगा, असिस्ट करेगा एचएएल की मदद करेगा इन ऑर्गेनाइजिंग रीटूलिंग इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज फॉर SJ-100 प्रोडक्शन थ्रू कंसल्टिंग, डिजाइन सर्विसेज एंड स्पेशलिस्ट एंगेजमेंट। तो एचएएल को यहाँ पे काफी मदद मिल सकती है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक्सपैंड करे अपना कोऑपरेशन, कॉस्ट कम करे एयरक्राफ्ट का, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज बनती है तो उसका कॉस्ट हमेशा कम होता है, टू क्रिएट अ ट्रूली न्यू लेवल ऑफ कोऑपरेशन इन द एविएशन इंडस्ट्री। एंड जो सो कॉल्ड इंपोर्ट इंडिपेंडेंट सुपरजेट 100 वर्जन है ये ऑफर किया जा रहा है इंडिया को। इट विल फीचर ऑल रशियन कंपोनेंट्स जो स्पेशली डिजाइन है PD-8 इंजन्स के लिए, एंड इट इज नॉट प्रोन टू वेस्टर्न सैंक्शंस का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आने वाला। तो अंटिल 2022 जो रशिया का मास प्रोड्यूस सुपरजेट था जो डेवलप किया जाता था इंटरनेशनल कोऑपरेशन से, इसे हॉल्ट कर दिया गया वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि ये पार्ट्स को एक्वायर नहीं कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डेली टाइम दे सकते हैं, सुन सकते हैं आधा घंटा, तो
नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।